हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हियर पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम MPSC 1 भारत और विश्व इंडिया एंड द वर्ल्ड जो कि इग्नू MA पॉलिटिकल साइंस सेकंड ईयर की बुक है, इसके बारे में बात करेंगे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में इस बुक के 4 चैप्टर जो है कवर कर दिए हैं। जो 4th चैप्टर है उसके एक आध पार्ट रहते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में जो है कंप्लीट करा दूंगी। आज का ये जो चैप्टर है ये हमारा 5th चैप्टर है, जो कि हमारी विदेश नीति के विकास की प्रक्रिया है। इस चैप्टर के अंदर हम विदेश नीति के निर्माण या फिर विकास की जो प्रक्रिया है, इसमें राजनीतिक दल, संचार माध्यम, सामाजिक आंदोलन, गैर सरकारी संगठन, व्यापारी वर्ग, प्रवासी भारतीय और चिंतन समूह जैसे कि दबाव समूह, इनकी भूमिका के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी इसी चैप्टर का, जो कि बोर्ड पे बनाई थी मैंने, वाइट बोर्ड पे। तो मुझे कमेंट आया कि वो आप लोगों को समझ में नहीं आया और मैं इसी PDF फॉर्म में ही आपको चीज़ें समझाऊं। तो आज से मैं आपको जो है PDF फॉर्म में ही सारी चीज़ें समझाऊंगी इस बुक का। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये वीडियो। सबसे पहले हम इस चैप्टर के भूमिका के बारे में बात करेंगे। तो विदेश नीति के विकास की प्रक्रिया को समझने से पहले हमारे सामने ये सवाल आता है कि भारत के विदेश नीति निर्माताओं के सम्मुख विदेश नीति से संबंधित समस्या और विषय किस प्रकार से पहुंचते हैं। ठीक है, जो विदेश नीति से संबंधित जो भी समस्या होती है या विदेश नीति का जो भी विषय होता है, वो हमारे विदेश नीति निर्माता के सम्मुख किस प्रकार से पहुंचते हैं। तो इसका उत्तर ये है कि विदेश नीति से संबंधित कोई समस्या या विषय हमारे विदेश नीति निर्माताओं के सम्मुख तब पहुंचते हैं जब कोई देश कोई विशेष समस्या को लेकर अपनी देश की वैदेशिक नीति में परिवर्तन करे और उससे भारत के हित प्रभावित हो। ऐसी स्थिति में भारत की विदेश नीति निर्माता अपने विचारों और व्यवहारों को स्पष्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भारत के पड़ोसी देश अपने देश की विदेश नीति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हैं या अपने देश की विदेश नीति बनाते हैं जिससे भारत का हित प्रभावित होता है, तो तो ये सारी चीज़ें जो है संचार के माध्यम से हमारे जो नीति निर्माता होते हैं इनके सम्मुख आते हैं और इसके बाद हमारे जो नीति निर्माता होते हैं वो अपना जो प्रतिक्रिया है वो देते हैं और हमारे राष्ट्रहित से संबंधित अगर कोई ज़्यादा बड़ी समस्या हो तो हमारे जो देश के नीति निर्माता है वो क्या करते हैं, हमारे देश की विदेश नीति में जो है उसी के अकॉर्डिंग बदलाव करते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में 1967 से 1970 तक एक विदेश मंत्री रहे थे जिनका नाम था दिनेश सिंह। इनका विचार था कि भारत की विदेश नीति तो केवल कार्यों के संपादन और कोई भी समस्या के आने पर प्रतिक्रिया मात्र व्यक्त करने की नीति रह गई है, क्योंकि भारतीय विदेश नीति में केवल अन्य देशों के द्वारा संपादित किए जाने वाले विषय पर मात्र प्रतिक्रिया व्यक्त करने का ही काम किया जाता है। मौलिक रूप से भारतीय विशेषज्ञ वैदेशिक नीति के निर्माण में अधिक समय व्यतीत नहीं करते। जो दिनेश सिंह जी, इनका कहना था कि जो भारत की विदेश नीति है वो केवल अपने काम को पूरा करने और समस्या आने पर, अगर कोई देश ने कोई नीति बना दी हो या विदेश नीति से रिलेटेड कोई समस्या आती है तो उस पर जो हमारी सरकार होती है वो बस अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती। ठीक है, अगर मौलिक रूप से देखा जाए तो विदेश नीति के निर्माण में जो हमारे नेतागण हैं वो अधिक समय व्यतीत नहीं करते, ऐसा कहना दिनेश सिंह का था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे। आतंकवादी की समस्या के बारे में अगर बात किया जाए तो हम प्रतिदिन
डेली डेली समाचार पत्र, टीवी, न्यूज़ में जो है डेली सुनते हैं। सरकार भी इन न्यूज़ को सुनती होगी आतंकवादी के बारे में, पर सरकार क्या करती है, सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करके जो है निश्चिंत हो जाती है, जिससे जो है हमारी विदेश नीति सफल नहीं हो पाती। भारतीय विदेश नीति को सफल बनाने के लिए भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अभिकरण जैसे राजनीतिक दल, जनमत, संचार माध्यम आदि सरकार को सहयोग देते हैं और समय समय पर समस्या और परिस्थिति की व्याख्या करके सत्य को प्रकट करने की कोशिश करते हैं। क्या होता है, जो राजनीतिक दल होते हैं, जनमत, संचार माध्यम, ये क्या करते हैं, सरकार को विदेश नीति के निर्माण में जो है सहयोग देते हैं, ठीक है। और ज़रूरत आने पर क्या करते हैं, दिशा निर्देश भी देते हैं। जो समाचार पत्र होते हैं, जो संचार माध्यम होते हैं, वो अपने समाचार के थ्रू जो देश की जनता है, देश की जो सरकार है, उनको जो है विभिन्न देशों से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो देते हैं, ताकि जो देश की सरकार है विदेश नीति का निर्माण जो है अच्छे से कर सके। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि वैदेशिक नीति का प्रारंभ तो सरकार करती है, पर इस नीति को उचित ढंग से संचालन और कार्यान्वयन के संबंध में भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अन्य निकाय जैसे राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी वर्ग तथा विभिन्न प्रकार के संचार माध्यम भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो सरकार है वो विदेश नीति के निर्माण का जो है प्रारंभ तो करती है, पर उसके संचालन में जो हमारे राजनीतिक वर्ग होते हैं या समाज में जितने संगठन होते हैं, समाज सेवी जो संगठन होते हैं, वो विदेश नीति के संचालन में अपनी भूमिका निभाते हैं। संविधान निर्मात्री सभा में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इस बात पर बल दिया था कि जो भारत की विदेश नीति है उसमें भारत की जो आंतरिक नीति है उसका अनुसरण किया जाए। जो भारत की आंतरिक नीति होगी उसी के अनुकूल जो है भारत की विदेश नीति भी होगी। यही कारण है कि विदेश नीति आंतरिक नीति के जो है अनुकूल चलती है। भारत में ये देखने को मिलता है कि इस देश की जो वैदेशिक नीति है, यहाँ के जो लोग हैं, जो जनता है, इनकी भावना और इच्छाओं के अनुकूल ही संचालित होती है। भारत की विदेश नीति का निर्माण, निर्धारण और संचालन जो है देश की जो जनता है उनकी इच्छाओं के अनुरूप ही होता है। इसीलिए भारतीय विदेश नीति के विकास में भारतीय समाज और यहाँ के जो विभिन्न संगठन हैं इसका व्यापक रूप से योगदान होता है। भारतीय लोकतंत्र में तो राजनीतिक दल केवल सत्ता प्राप्त करने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। जो लोकतांत्रिक दल होते हैं वो केवल सत्ता प्राप्त करने में लगे रहते हैं और इसी क्रम में अपने पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए विदेश नीतियों की कमजोरियों को उजागर करके विदेश नीति को सुधारने का संदेश देते हैं। जो हमारे राजनीतिक दल होते हैं वो सिर्फ सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। इस वजह से सरकार की जो कमियां हैं उन कमियों को जो देश की जनता है इनके सामने लाती है, जिससे क्या होता है, जिससे जो देश की जनता है वो विदेश नीति के संबंध में जानकारी प्राप्त करती है, जागरूक होती है और सरकार की जो नीतियों में जो कमजोरियां होती है उनको समझती है और सोच समझकर ही अपना जो है वोट देती है। तो राजनीतिक दल इसी चीज़ को यानी कि जनमत निर्माण का काम करती है और इस प्रकार से जो विदेश नीति निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे प्रभावित भी करती है। राजनीतिक दलों के अलावा भारत में जो दबाव समूह हैं वो अपने विविध कार्यक्रम और नीतियों के द्वारा और समय समय पर जो विरोध प्रदर्शन करते हैं इसके द्वारा जो है विदेश नीति को जो है प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। भारतीय विदेश नीति को भारत के विभिन्न क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता, विभिन्न गैर सरकारी संगठन और अन्य आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठन व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। भारत के जो बुद्धिजीवी वर्ग है जैसे प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर और विभिन्न क्षेत्र के जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं तथा जो
इसके आलोचक होते हैं, मतलब विदेश नीति के जो आलोचक होते हैं वो भी विदेश नीति को प्रभावित करते हैं और विदेश नीति के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाते हैं। भारत सरकार की जो विदेश नीति होती है ये बुद्धिजीवी वर्ग, आलोचक, दबाव समूह, राजनीतिक दल, जितने भी सामाजिक संगठन होते हैं वो क्या करते हैं, जो विदेश नीति होती है इसकी जो कमजोरियां हैं, इसकी जो कमियां हैं, इसको उजागर कर जो है जनता के सामने लाती है। और जो है सरकार इन चीज़ों को देखती है, सुनती है और अपनी नीति में जो कमियां या दोष उभर कर सामने आती है इसको जो है सुधारने की कोशिश करती है। आई होप कि आपको जो है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। अब हम देखेंगे कि जो भारत की विदेश नीति है इसके विकास में जो राजनीतिक दल है इनकी क्या भूमिका होती है। सामान्य तौर पर ये देखा जाता है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी एक या दो या संयुक्त सरकार के कारण कुछ ही दल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है भारत जैसी, यहाँ पर क्या होता है, कुछ ही दलों का प्रभुत्व होता है जो कि विदेश नीति के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और विदेश नीति को जो है प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। संसद के अंतर्गत विरोधी दल भी विदेश नीतियों की व्याख्या, जो विरोधी दल होते हैं वो विदेश नीति, जो सत्तारूढ़ दल है उनकी विदेश नीतियों की व्याख्या करते हैं, निंदा करते हैं और विरोध द्वारा व्यापक रूप से उसे प्रभावित करने की कोशिश करती है। जो हमारी सरकार होती है वो संसद के अंदर और इसके बाहर भी जो विरोधी दल होते हैं उसकी आवाज़ को सुनती है और कभी कभी जो विरोधी दल होते हैं इनकी जो नीतिगत घोषणाएं होती है और उन दलों के शासन में आने पर उनके द्वारा वैदेशिक क्षेत्र में नीतिगत घोषणाएं सामान्य जनता की आकांक्षा का प्रतीक बन जाती है। क्या होता है कि जब सरकार की जो विदेश नीति होती है इसकी निंदा की जाती है या इसका विरोध किया जाता है तो जो अन्य दल होते हैं, जो विरोधी दल होते हैं, वो जनता को ये बोलकर लुभाने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा सरकार की जो नीतियां हैं इसमें बहुत सारी कमज़ोरियां हैं और अपने घोषणा पत्र में उन्होंने जो जो वादे लिखे हुए होते हैं उन वादों के थ्रू जो है जनमत हासिल करने का प्रयास करती है और मौजूदा सरकार की जो नीतियां हैं इनकी कमज़ोरियों को दूर करने की जो है बात बोलते हैं। कभी कभी विरोधी दल सरकार की विभिन्न नीतियों जैसे बांग्लादेश के घुसपैठिए, पाकिस्तान के आतंकवादी की गतिविधियां आदि के संबंध में आलोचना करती है और सरकार पर इन तत्वों पर नियंत्रण लगाने का निवेदन भी करती है। तो सरकार वादा तो करती है पर पूरा ना कर पाने पर उनकी खिंचाई भी की जाती है। जो विरोधी दल है वो अपना जो है विरोध प्रकट करती है सरकार के नीति के विरुद्ध और सरकार क्या करती है, सरकार उन जो विरोध है या फिर जो कमियां हैं अपनी नीतियों में इनको दूर करने का जो है प्रॉमिस करती है। पर जब सरकार इस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाती या करने में विलम्ब हो जाता है तो जो विरोधी दल होते हैं वो सरकार की खिंचाई करते हैं। सरकार सामान्यतः विभिन्न विरोधी दल के जो निवेदन होते हैं उसको स्वीकार कर लेते हैं, पर जब सरकार जो है इस वादे को पूरा करने में देरी करते हैं या लेट हो जाते हैं तो विरोधी दल क्या करते हैं, जो विरोधी दल है वो पूरे राष्ट्र में अपना अभियान छेड़ देते हैं और सरकार को मजबूर होकर उनकी मांगों को तुरंत के तुरंत जो है पूरा करना होता है। इससे जो है स्पष्ट होता है कि भारत में जो विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं वो जो सरकार की विदेश नीति होती है उसको कैसे प्रभावित करती है। भारत में राजनीतिक दल वैसे तो 1885 से ही काम कर रहे हैं, पर 20वीं शताब्दी में भारत में राजनीतिक दलों ने अपना स्वरूप वास्तविक रूप से फैलाना शुरू किया था। जैसे कि हम सबको पता है कि जो कांग्रेस पार्टी है इसका जो गठन है, उदय है 1885 में हुआ था। तब से ही देश में जो है जो राजनीतिक दल है वो कार्यरत है। पर उस टाइम पर जो है इसका फैलाव उतना नहीं था, जो राजनीतिक दल है इनका उतना ज़्यादा फैलाव नहीं था वास्तविक रूप से, क्योंकि 1924 में साम्यवादी दल की स्थापना की गई और 1934 में कांग्रेस के अंदर ही समाजवादी दल ने अपना काम करना शुरू किया।
भारत में जो पार्टियां हैं उनका धीरे धीरे उदय हो रहा था, पर भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन था, जिसके कारण भारत की जो राष्ट्रीय दल थी, उसका विदेश नीति के निर्धारण में जो है कोई हाथ नहीं था। ब्रिटिश सरकार ही भारतीय विदेश नीति का संचालन करती थी, और भारत के राजनीतिक दल थे, वो सिर्फ दबाव समूह के रूप में ही अपनी भूमिका निभाते थे और सरकार पर निश्चित नीति के संचालन के लिए जो है दबाव डालते थे। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। इस तरह से स्वतंत्रता से पहले भारतीय राजनीतिक दलों का भारत में कोई विशेष महत्व नहीं था। स्वतंत्रता से पहले भारत में कांग्रेस ने समाजवाद की स्थापना के संदर्भ में साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का विरोध करते हुए साम्यवादी शासन प्रणाली की स्थापना पर बल दिया। स्वतंत्रता से पहले जो कांग्रेस पार्टी है, इसने साम्यवादी शासन प्रणाली की स्थापना पर बल दिया ताकि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध हो सके। और अपनी नीतियों के द्वारा कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, अपनी नीतियों के द्वारा पूरे एशिया में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी शोषण का विरोध करते हुए नए परिवेश में शोषण मुक्त समाज की स्थापना का लक्ष्य उन्होंने रखा था। किसने रखा था? कांग्रेस ने रखा था। भारत में कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक वर्षों में साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी शोषण का विरोध किया, क्योंकि कांग्रेस की विदेश नीति का उद्देश्य भारत में साम्राज्यवाद तथा शोषण को समाप्त कर एक स्वतंत्र सामाजिक और राजनीतिक परिवेश की स्थापना करना था। जब भारत आज़ाद हुआ, तब स्टार्टिंग में भारत ने क्या किया, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवादी जो शोषण है, इसका विरोध किया। इसके विरुद्ध जो है आवाज़ उठाना शुरू किया, और भारत के पड़ोसी जितने भी राष्ट्र जो उपनिवेशवादी शासन का शिकार थे, उनको जो है आज़ादी की प्रेरणा दी। ठीक है। क्योंकि कांग्रेस की विदेश नीति का उद्देश्य भारत में साम्राज्यवाद तथा शोषण को समाप्त कर एक स्वतंत्र और राजनीतिक परिवेश की स्थापना करना था। क्योंकि जो भारत है वो सभी राष्ट्रों की जो है स्वतंत्रता चाहता था। जो उपनिवेशवाद है या साम्राज्यवाद से क्या प्रॉब्लम होती है, क्या इसका फल निकलता है, इसका जो मार है वो भारत झेल चुका था और नहीं चाहता था कि आगे भविष्य में ऐसी कोई मार झेले, या भारत का जो पड़ोसी राष्ट्र है, पड़ोसी देश है, वो भी ऐसी मार झेले। इसीलिए आज़ादी के बाद भारत ने अपना सबसे पहला लक्ष्य यही रखा था। 1948 के कांग्रेस के अधिवेशन के अंतर्गत भारत के विदेश नीति के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उसमें शोषण, साम्राज्यवादी एवं उपनिवेशवादी शासन का विरोध, रंगभेद और नस्लवाद का विरोध आदि शामिल था। कांग्रेस ने सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता, समानता और शांतिपूर्ण साधनों के द्वारा विश्व समस्याओं के समाधान का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया था। भारत की कांग्रेस पार्टी में विश्व में सभी देशों की स्वतंत्रता और स्वतंत्र वैदेशिक नीति के सिद्धांत का अवलंबन किया। जो कांग्रेस पार्टी है उसने विश्व के जितने भी देश है उनकी स्वतंत्रता और स्वतंत्र विदेश नीति के सिद्धांत का अवलंबन किया। एशिया और अफ्रीका महादेश को इसकी प्रेरणा दी। एशिया और अफ्रीका के जितने देश साम्राज्यवाद का शिकार थे, उनको भी इस चीज की स्वतंत्रता और स्वतंत्र विदेश नीति की जो है प्रेरणा दी। कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता के बाद से ही विश्व में, जैसे कि हम सबको पता है कि विश्व में जो है आज़ादी के बाद क्या हुआ था, विश्व जो है दो खेमे में बट गया था। शीत युद्ध का दौर था। ठीक है। 1945 के बाद जो है शीत युद्ध का दौर था। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद शीत युद्ध चला था। किस किस के बीच? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। ऐसे सिचुएशन में भारत आज़ाद हुआ था। तो भारत के आज़ादी के बाद भारत के सामने सबसे पहले अपना आर्थिक विकास करना था। भारत जो है आत्मनिर्भर स्वतंत्र तरीके से अपना आर्थिक विकास करना चाहता था, किसी भी गुट में पड़ना नहीं चाहता था। तो भारत ने क्या किया, दोनों गुटों से अलग रहते हुए गुट निरपेक्षता की नीति का अवलंबन किया और सैनिक गठबंधन का विरोध किया। ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे जो दोनों गुट थे, अमेरिका और सोवियत संघ,
अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए सैन्य गठबंधन कर रहे थे और बाकी के जो देश है उनको अपने में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। पर भारत ने जो है दोनों गुटों से अलग रहने का फैसला किया और सैन्य गठबंधन का विरोध करते हुए निशस्त्रीकरण के सिद्धांत का अवलंबन किया तथा सभी राष्ट्रों के साथ मित्रतापूर्ण सहयोगात्मक संबंध स्थापना पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगाई। भारत जो है सबके साथ मित्रतापूर्ण और सहयोगात्मक संबंध स्थापित करना चाहता था और वो इसी चीज को जो है मान्यता देता है। विदेश नीति के क्षेत्र में भारत ने सभी राष्ट्रों के सहयोग से विश्व शांति की स्थापना और सभी राष्ट्रों में विकास के लक्ष्य को निर्धारित किए। भारत का मानना था कि सभी राष्ट्र का आर्थिक विकास का परिवेश प्राप्त हो। जो भारत है उसका मानना था कि सभी राष्ट्रों को जो है अपना आर्थिक विकास करने के लिए परिवेश प्राप्त होना चाहिए और विश्व राजनीति में सभी राष्ट्र अपनी स्वतंत्र अस्मिता स्थापित करने में समर्थ हो और संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग करते हुए सभी नवोदित राष्ट्र को विकास का उचित अवसर और सहयोग प्रदान किया जाए, जिससे सभी राष्ट्र को विकास का उचित अवसर मिले। जो भारत के नेतागण हैं उनका मानना था कि इंटरनेशनल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर जितने भी देश है जो नव स्वतंत्र हुए हैं उन सबकी अपनी खुद की पहचान हो। तभी जो भारत है उसने चीन की स्वतंत्रता में चीन जो है बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। ठीक है, तो क्यों किया था? ताकि चीन की भी जो है अपनी अस्मिता जो है अलग अस्मिता हो। पर उसके बाद जो है चीन ने भारत पर ही आक्रमण कर दिया, वो अलग बात है, उसके बारे में हम दूसरी वीडियो में जो है बात करेंगे। फिलहाल इसी टॉपिक पे आते हैं। तो जो भारत है वो चाहता था कि सबकी अपनी स्वतंत्र अस्मिता हो और सब लोग जो है सारे जो देश है वो अपना आर्थिक विकास स्वयं कर सके। ठीक है, और सबको जो है अपना उचित विकास करने का जो है अवसर मिले और सभी राष्ट्र आपस में सहयोगात्मक तरीके से शांतिपूर्ण जो है वातावरण में अपना काम करें। स्वतंत्रता के बाद से 1980 तक कांग्रेस ने जो है इसी नीति का, अपने इस गुटनिरपेक्षता की नीति का ही अवलंबन किया और इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर विश्व के शांतिपूर्ण विकास की प्रक्रिया का समर्थन किया। अपनी इसी गुटनिरपेक्षता की नीति के आधार पर ही जो भारत है इसने विश्व में शांतिपूर्ण विकास की प्रक्रिया का समर्थन किया था। ये बात तो निश्चित है कि राज्य में किसी न किसी दल की सरकार होती है। कोई भी देश होता है उसमें सरकार किसी न किसी राजनीतिक दल की ही होगी, चाहे वो समाजवादी राष्ट्र हो, पूंजीवादी राष्ट्र हो। ठीक है, किसी न किसी दल की जो है सरकार होगी और वही सरकार जो देश और जो सरकार सत्ता में होगी वही सरकार जो देश की विदेश नीति है उसको तय करेगी, उसका जो है निर्देशन करेगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भारत है यहाँ पर 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब से लेकर 1977 तक जो है भारत में कांग्रेस का ही राज था। उसके बाद 1980 से 85 तक कांग्रेस दल की ही सरकार थी और उसी ने जो है विदेश नीति का संचालन किया, निर्माण किया, निर्धारण किया। और 1977 के बाद जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो है अन्य गैर कांग्रेसी सरकार भी आना स्टार्ट कर दिया था और उन्होंने भी शासन किया। सभी दल प्राय राष्ट्र की जनता की इच्छा और अपने दलों के लिए सहयोग द्वारा समय समय पर विदेश नीति से संबंधित प्रस्ताव पारित करते हैं और उसी के आधार पर विदेश नीति का संचालन भी करते हैं। जो विभिन्न दल हैं वो क्या करते हैं, समय समय पर विदेश नीति से संबंधित प्रस्ताव पारित करते हैं और उसी के आधार पर विदेश नीति का जो है संचालन करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय विदेश नीति के निर्णय, कार्यान्वयन और संचालन में राजनीतिक दलों का ही हाथ रहा है। जो किसी भी देश की जो विदेश नीति है उसका संचालन, निर्धारण और निर्माण कौन करता है? किसी देश की जो राजनीतिक दल है, जो सत्तारूढ़ दल होती है, वही करती है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय विदेश नीति का प्रारंभ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया और उन्होंने अपनी विदेश नीति के अंतर्गत गुटनिरपेक्षता का अवलंबन किया, अर्थात सोवियत और अमेरिकी सैनिक गुटों से परहेज करते हुए
विश्व में स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति का संचालन किया, जिसके कारण विश्व राजनीति में भारत गुटनिरपेक्ष नीति का प्रथम संचालक बन गया। हालांकि भारत और इसके बाहर भी गुटनिरपेक्ष नीति की आलोचना होती रही। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी, दोनों गुटों से अलग रहने का डिसीजन लिया था, ठीक है, और स्वतंत्र रूप से जो है अपनी विदेश नीति का इन्होंने संचालन किया, जिस कारण भारत की गुटनिरपेक्षता की जो नीति है उसके प्रथम संचालक पंडित जवाहरलाल नेहरू बन गए। पर ये जो गुटनिरपेक्षता की नीति है इसका भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी आलोचना होती रही है। 1977 में जब भारत में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ, पहली बार 1977 में भारत में गैर कांग्रेसी जो सरकार है उसका गठन हुआ था, और इसके जो प्रधानमंत्री है वो मोरारजी देसाई हुए थे। तो उन्होंने गुटनिरपेक्षता की जो नीति है इसमें परिवर्तन करना चाहा, क्योंकि गुटनिरपेक्षता की नीति किसने बनाया था? ये किसकी विदेश नीति थी? कांग्रेस की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीति थी। तो इसी को जो मोरारजी देसाई है उन्होंने परिवर्तन करना चाहा, पर गुटनिरपेक्षता के आगे वास्तविक शब्द के अलावा कुछ और नहीं जोड़ पाए, कुछ और इसमें जो है परिवर्तन नहीं कर पाए, और सामान्य रूप में नेहरू द्वारा संचालित गुटनिरपेक्षता की नीति का ही समर्थन करते रहे, और इसी के आधार पर भारत की विदेश नीति का जो है संचालन किया। बाद के समय में कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में गुटनिरपेक्ष नीति का समर्थन किया, बल्कि उसके आधार पर इसके बाद जो कांग्रेस है इसने जो है गुटनिरपेक्षता की नीति का जो है केवल समर्थन ही नहीं किया बल्कि इसका जो है संचालन भी किया। 1990 में जब सोवियत रूस का विघटन हो गया तब बहुत सारे लोगों ने गुटनिरपेक्षता की नीति पर ही सवाल खड़े कर दिए, इसकी प्रासंगिकता पर ही सवाल खड़ा कर दिया। लोगों का कहना था कि शीत युद्ध के टाइम में उस स्थिति से बचने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति का अवलंबन किया गया था, पर अब 1990 में क्योंकि सोवियत संघ का जो है बिखराव हो गया, अब विश्व में एक ही महाशक्ति बची है, दो महाशक्ति का जो टाइम है वो खत्म हो गया है। तो ऐसे में जो गुटनिरपेक्षता की नीति है इसकी कोई प्रासंगिकता ही नहीं रह गई है, ऐसा कुछ आलोचकों का जो है कहना था। पर फिर भी कांग्रेस ने 1993 में तिरुपति अधिवेशन में अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति का ही अवलंबन किया, और उस अधिवेशन में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने अपने भाषण में इस नीति के प्रति आस्था जताई। जब पुनः 1996 में चुनाव हुए और नई सरकार बनी तो इसने भी गुटनिरपेक्षता की नीति का ही समर्थन किया। जब जो गुटनिरपेक्षता की नीति है इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठने लगे, इसके बावजूद भी जो उसके बाद जो सरकार बनी, ठीक है, चुनाव हुए, सरकार बनी, सभी सरकार ने गुटनिरपेक्षता की नीति का ही अवलंबन किया, इसका समर्थन किया। पर 1998 में 12 दलों की जब गठबंधन सरकार बनी तो इसने अपनी विदेश नीति के संबंध में अपने कार्यक्रम के अंतर्गत जो है गुटनिरपेक्षता 1998 में जो गठबंधन सरकार बनी थी, इन्होंने अपने जो कार्यक्रम है, जो विदेश नीति है, इसमें गुटनिरपेक्षता की नीति का तो जिक्र नहीं किया था, पर इसी नीति के अनुसार जो है अपने कार्य का संपादन किया था। शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी और इसके पूर्व पार्टी जनसंघ की भारत की सुरक्षा के लिए आणविक शक्ति संपन्नता पर बल देती रही है। स्टार्टिंग से ही जो भारतीय जनता पार्टी या फिर इसकी जो पूर्व पार्टी थी जनसंघ, वो भारत की जो सुरक्षा है इसके लिए आणविक शक्ति संपन्नता पर बल देती रही, और 1991 के चुनावी घोषणा पत्र में ये जो दल था इसने भारत को आणविक शक्ति संपन्न बनाने का वादा किया था। 1998 में भारतीय जनता पार्टी में 12 अन्य दलों के साथ गठबंधन सरकार का निर्माण हुआ। जब गठबंधन सरकार बनी 1998 में, तो इस सरकार ने क्या किया, पोखरण में परमाणु परीक्षण किया,
यानी कि इन्होंने जो वादा किया था अपने घोषणा पत्र में, इसको पूरा किया और अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का इन्होंने गठन करके जो है अपनी योग्यता, इसकी जो महान उपयोगिता है, इसको स्पष्ट किया था। गठबंधन सरकार के समय भारत में अमेरिकी भारतीय विदेश नीति के प्रति विशेष रूप से सजग रहा और इसकी प्रतीक्षा करता रहा कि भारत क्या कर रहा है। जब भारत में गठबंधन सरकार का टाइम था, तब अमेरिका जो है भारत की विदेश नीति के प्रति जो है बहुत जागरूक था। जो अमेरिका है वो ये देखता रहा कि भारत जो है अब कौन सी विदेश नीति अपनाएगा या भारत क्या करेगा। जब संयुक्त सरकार ने 1998 में अटल बिहारी, उस टाइम पे प्रधानमंत्री जो है अटल बिहारी जी थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पोखरण परीक्षण किया। ठीक है, पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, तो अमेरिका को जो है ये चीज अच्छा नहीं लगा। अमेरिका को जो है बहुत बड़ा धक्का लगा कि भारत भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया है। भारत के संदर्भ में अमेरिका की धारणा थी कि वह परमाणु निषेध, जो अमेरिका है उसका मानना था कि जो भारत है वह परमाणु निषेध और विश्व शांति का समर्थक है। क्योंकि जो भारत है वो वर्ल्ड लेवल पर जो है शांति की बात करता है, तो शायद भारत जो है परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, पर भारत ने परमाणु परीक्षण किया और भारत ने बहुत पहले ही अपनी परमाणु नीति जो है घोषित कर दी थी तथा अपनी सामरिक स्थिति का जायजा ले लिया था। परमाणु शक्ति संपन्न होना भारतीय विदेश की जो कार्यनीति है, जो कार्यक्रम है, उसमें संलग्न था। इसीलिए इसने अचानक ही परमाणु परीक्षण नहीं किया था। इससे अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, पर उसको हुई। पर अमेरिका हमेशा भारत को अपने दबाव में रखना चाहता था और संपूर्ण विश्व में दादागिरी स्थापित करना चाहता था। भारतीय परमाणु परीक्षण ने अमेरिका को इस दृष्टि से जो है कष्ट पहुंचाया। ठीक है, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम राजनीतिक दल और उनके घोषणा पत्र के बारे में बात करेंगे। चुनाव से पहले जो राजनीतिक दल है वो जनता से बड़े बड़े वादे करती है। ठीक है, तो वादों का उनके पास पूरा ब्यौरा होता है, जिसे घोषणा पत्र कहते हैं। इस घोषणा पत्र द्वारा जो राजनीतिक दल है वो जनता को लुभाने का या फिर अपने पक्ष में मत देने के लिए जो है लुभाने की कोशिश करती है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र द्वारा विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि चुनाव के समय सभी राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में भारतीय विदेश नीति संबंधी विचारों को प्रकाशित करते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं वो अपने घोषणा पत्र में विदेश नीति से संबंधित जो उनके विचार होते हैं, ठीक है, उसको प्रकाशित करते हैं और जो जनता है उसको लुभाने की कोशिश करते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी, ठीक है, और विदेश नीति के संबंध में बहुत सारी जानकारियां जो है या फिर सरकार की जो नीतियां होती है, सरकार की जो नीतियां होती है, इसके दोष कमजोरियों को जनता के सामने लेकर आती है राजनीतिक दल। अमेरिका में भी जो है इसी पद्धति को जो है काम में लाया जाता है चुनाव के टाइम पर चुनाव खत्म हो जाता है तो सारी चीजें खत्म हो जाती है। चुनाव के टाइम पर ये जो चुनाव का घोषणा पत्र जो होता है ये एक तरीके से प्लेटफॉर्म की तरह काम में लाया जाता है। इसके अलावा चुनाव के बाद इसकी जो उपयोगिता है वो खत्म हो जाती है। पर भारत में सामान्यतः जो राजनीतिक दल होते हैं वो अपने घोषणा पत्र में जिन जिन चीजों का वर्णन करते हैं और वर्णन करके जो मतदाता है उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं और लोकमत जो है अपने पक्ष में करके चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब चुनाव होते हैं तो कोई कोई जो सरकार है वो अपने वादों को पूरा भी करती है और कोई जो सरकार है वो अपने वादों को पूरा नहीं करती है। 1980 के चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में मतदाता को लुभाने के लिए तर्क दिया था कि अगर चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीती तो वो कंपूचिया में वियतनाम द्वारा स्थापित एक सरकार थी जिसे हैंग सैमरीन कहते हैं। ठीक है, तो जो कांग्रेस पार्टी थी उसने कहा था कि अगर हम जीतेंगे तो हम हैंग सैमरीन सरकार को जो है मान्यता दे देंगे। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इस बात का, उस समय जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसने भी इस बात का जो है समर्थन किया था।
और 1980 में जो है कांग्रेस पार्टी जीत भी गई, वो सत्ता में आई और जुलाई 1980 में इंदिरा गांधी जी ने जो वादा किया था उसको पूरा भी कर दिया। 1998 में भारतीय जनता पार्टी ने मतदाताओं को लुभाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के गठन की दलील दी। जो बीजेपी है उसने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की गठन की बात की थी और अन्य दलों ने भी अपने घोषणा पत्र में इस बात की जो है चर्चा की थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 1989 में सुरक्षा परिषद के गठन की जो है सर्वप्रथम बात की थी और इसका गठन भी किया था। कांग्रेस ने भी वादा किया पर उसको जो है पूरा नहीं किया था और 1996 में भारतीय जनता पार्टी ने जो है इसको पूरा किया था। इससे स्पष्ट होता है कि विभिन्न राजनीतिक दल जो वैदेशिक समस्याओं को भी उछाल कर, इससे हमें क्या पता चलता है, जो राजनीतिक दल है वो विदेश नीति या फिर विदेशी जो मामले होते हैं उसको उछाल कर जो है वोट प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और जीतने के बाद उन चीज़ों को जो है अपने वादे को पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र द्वारा विदेश नीति को प्रभावित किया जाता है। भारत में ये प्रक्रिया अनवरत रूप से देखी जाती है। राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्रों द्वारा जनता को लुभाकर मत प्राप्त करते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं वो क्या करते हैं, अपने घोषणा पत्र द्वारा जो है लोगों को लुभाने की कोशिश करते हैं और जब सरकार उनकी बन जाती है तो अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा भी करते हैं। अगर पूरा करने में वे असफल होती है तो जो भारत की जो जनता होती है या फिर जो विरोधी दल होते हैं वो क्या करते हैं, सरकार पर उन वादों को पूरा करने का दबाव डालती है। जिससे हमें ये पता चलता है कि भारत की विदेश नीति को जो है प्रभावित करने में जो राजनीतिक दल है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम राजनीतिक दलों का जनमत से संबंध देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। भारत में राजनीतिक दल विदेश नीति के संबंध में, जो राजनीतिक दल होते हैं वो जनमत तैयार करने की कोशिश करते हैं और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो कांग्रेस पार्टी ओ तथा जनसंघ ने कांग्रेस का जब विघटन हुआ था तब दो पार्टियां आई थी। जब इंदिरा गांधी का कांग्रेस ने जो है बहिष्कार कर दिया था तो कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर दो पार्टी आई थी। इसके बारे में हम जो है फिर कभी बातचीत करेंगे, फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ओ और जनसंघ ने इजराइल के संबंध में विदेश नीति को प्रभावित करने में अपनी पहल की थी। ठीक है। बाद में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इजराइल के साथ संबंध स्थापित करने के लिए इजराइल के रक्षा मंत्री मोसे डायान से छुपे रूप में भेंट कर इस संबंध में बातचीत की और बाद में 1992 में नरसिम्हा राव ने विविध रूप से इजराइल के साथ विदेशी संबंध स्थापित किया। क्या है ना कि जो भारत है, भारत की विदेश नीति, भारत की जो आंतरिक नीति होती है उसके अनुसार ही संचालित होती है। तो भारत के अंदर जितने भी सामाजिक संगठन होते हैं, जो जनता होती है उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखा जाता है, उनको ध्यान में रखकर ही विदेश नीति का निर्माण किया जाता है। तो भारत के जो मुस्लिम समुदाय है वो भारत का इजराइल के साथ जो है संबंध स्थापित को लेकर जो है विरोध करते थे। भारत और इजराइल के संबंध को जो है वो नापसंद करते थे, जिस वजह से स्टार्टिंग से जो है भारत का इजराइल के साथ संबंध स्थापित नहीं हो सका, क्योंकि भारत में जो है इसका विरोध प्रदर्शन किया जाता था। सामान्यतः देखा जाता है कि विरोधी दल सरकार की विदेश नीति की कमजोरी का खुलासा करके अपने पक्ष में जनमत निर्माण करते हैं। भारत की कुछ पार्टियां किसी विशेष देश के साथ मधुर संबंध स्थापित करने का भी विरोध करती है। जो भारत है यहाँ देखने को मिलता है कि कुछ पार्टी किसी देश के साथ जो है भारत का अच्छा संबंध बनाना चाहती है, पर कुछ पार्टी जो है नहीं जो है किसी और देश के साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो है अपने देश में विरोध प्रदर्शन करते हैं और अपने प्रदर्शनों द्वारा जो है भारत की जो विदेश नीति है उसको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अब हम देखेंगे कि भारत की जो विदेश नीति है इसके निर्माण में जो दबाव समूह है इसका क्या प्रभाव होता है। विदेश नीति के निर्धारण में दबाव समूह का जो है व्यापक प्रभाव रहता है। दबाव समूह को हम हित समूह के नाम से भी जानते हैं।
क्योंकि ये जो समूह होते हैं, जो दबाव समूह होते हैं, वो अपने हितों की पूर्ति के लिए जो है व्यापक अभियान छेड़ते हैं। यह समूह राष्ट्र की आंतरिक नीतियों का संचालन, जो देश की आंतरिक नीतियां होती है, इसके संचालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दबाव समूह। कभी कभी वैदेशिक संबंध और विदेश नीति और जो घटनाएं होती है उसके संबंध में सरकार पर दबाव डालने का भी काम करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो दियागो गार्शिया में अमेरिकी सैनिक अड्डों के विरुद्ध भारत में राजनीतिक दल और जो दबाव गुट है इन्होंने आंदोलन किया था। इसके अलावा भारत में कुछ ऐसे संगठन भी है जो देश का मतलब जो भारत का अन्य देशों के साथ संबंध बढ़ाने पर बल देते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो भारत सोवियत मैत्री संघ जो है, इसने सोवियत रूस के साथ जो है संबंध स्थापित मतलब अपने जो संबंध है भारत का वो मजबूत करने पर बल दिया। जो मुस्लिम समुदाय है उसने क्या किया, उसने भारत का इजराइल के साथ संबंध स्थापित करना जो है अच्छा नहीं समझा और इसका विरोध किया। ठीक है, जिसकी वजह से जो है भारत ने इजराइल के साथ संबंध स्थापित नहीं किया 1948 से लेकर 1992 तक। ठीक है, और ना ही वहां पे दूतावास स्थापित किया जा सका। इससे स्पष्ट होता है कि जो भारत के दबाव गुट है ये विदेश नीति को व्यापक रूप से जो है प्रभावित करते हैं। अब हम विदेश नीति के निर्माण में या फिर इसको जो विकास है, विदेश नीति का जो विकास है, इसमें मीडिया की भूमिका को देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आज हमको पता है आज का जो युग है ये संचार माध्यम का युग है, क्योंकि संचार माध्यम के द्वारा जो है देश विदेश की जो न्यूज़ है, जो गतिविधियां हैं उसके चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है, जानकारी और सूचना मिलती रहती है। और ये संचार माध्यम किसी भी देश की विदेश नीति, जो संचार माध्यम होते हैं वो किसी भी देश की विदेश नीति को जो है प्रभावित करते हैं। संचार माध्यम की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत टेलीविज़न, समाचार पत्र, इंटरनेट आदि सभी चीज़ आ जाती हैं। ठीक है, और इन माध्यम के द्वारा प्रकट किए गए विचार को सरकार और ये जो टीवी, रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र ये सारी चीज़ें होती है, ये हमारी सरकार, देश की जनता मतलब सब लोग पढ़ती है, सुनती है, देखती है। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों का जो संसद है और जो सरकारी संस्थाएं हैं, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि इन माध्यम के द्वारा किसी भी राष्ट्र में जनमत का निर्माण होता है और जनता के आगे जो है सरकार को भी नतमस्तक होना पड़ता है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। ठीक है, इसीलिए आधुनिक प्रजातांत्रिक युग में इन संचार माध्यम की जो भूमिका होती है आजकल के युग में, इसको नकारा नहीं जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता। अब अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया दो प्रकार की होती है, मुद्रण और इलेक्ट्रॉनिक। प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर, पत्र पत्रिकाएं आ जाती है और इलेक्ट्रॉनिक में टीवी, इंटरनेट ये सब आ जाता है। तो सबसे पहले हम मुद्रण माध्यम के बारे में बात करेंगे। जो मुद्रण माध्यम है, न्यूज़पेपर वगैरह, ठीक है, ये क्या करते हैं कि विदेश नीति के निर्धारण और निर्माण में जो है एक शक्तिशाली जो है भूमिका निभाते हैं अपनी। ठीक है, और ये जो प्रिंट माध्यम है ये बहुत पुराना है, प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। मुद्रण माध्यम के द्वारा देश के नागरिक अपने विचार व्यापक रूप से व्यक्त करते हैं। ठीक है, जो प्रिंट मीडिया है इसमें हमें बहुत सारे जो विचारक होते हैं उनके विचार हमें एडिटोरियल पेज पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, यह माध्यम भारतीय व्यवस्था में भी विदेश नीति को व्यापक रूप से प्रभावित करती है। ये जो प्रिंट मीडिया है ये भारतीय व्यवस्था की जो विदेश नीति है, मतलब भारत की जो विदेश नीति है, इसको भी व्यापक रूप से प्रभावित करती है। भारत में लगभग 300 से अधिक समाचार पत्र, भारत में क्या है, 300 से ज़्यादा समाचार पत्र विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित होते हैं। और इन समाचार पत्रों के अलावा जो देश के हमारे विद्वान हैं, लेखक हैं, उनके लेख, निबंध भी प्रकाशित होते हैं, जिसे पढ़कर जो राजनीतिक दल है और जो सरकार है वो अपने विचारों को क्या करते हैं, अपने विचारों को स्थिर करते हैं, जिससे भारत की विदेश नीति के निर्धारण और संचालन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर जो अन्य समाचार पत्र है, इसने
भारत अमेरिकी संबंधों में व्यापक रूप से और फिर भारतीय रूसी संबंध पर व्यापक रूप से जो है प्रभाव डाला। 1980 के चुनाव में कंपूचिया की समस्या ने समाचार पत्र के माध्यम से भारत की विदेश नीति पर प्रभाव डाला था, जिसके कारण भारत को कंपूचिया की सरकार को जो है मान्यता देनी पड़ी थी। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तथा 1998 में समाचार पत्रों ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की गठन को जो है प्रभावित किया। सोवियत संघ द्वारा हंगरी, चेकोस्लोवाकिया तथा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप जैसे विदेशी मामले में भी समाचार पत्र ने सरकार का जो दृष्टिकोण है इसको प्रभावित किया था। इन सभी उदाहरण को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत के समाचार पत्र पत्रिकाएं भारत की विदेश नीति को व्यापक रूप से जो है प्रभावित करती है। समाचार पत्र कभी-कभी विदेश नीति को प्रभावित करने अथवा सुधारने में व्यापक रूप से मदद करते हैं। जो समाचार पत्र पत्रिकाएं होती है इसमें जो विद्वानों के लेख छपे जाते हैं, विद्वानों के जो अपने विचार छपते हैं, इनके द्वारा सरकार को क्या किया जाता है, जो लेखक या जो बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं वो अपने लेख द्वारा सरकार को दिशा निर्देशित करने का जो है काम करती है। ठीक है, और विदेश नीति के निर्माण में और निर्धारण में जो है सरकार की हेल्प करती है। समाचार पत्रों में प्रकाशित संपादकीय निबंध और विभिन्न विद्वानों के जो निबंध होते हैं वो सरकार की गलतियों को सुधारने और नीतियों से और नेताओं से दूरदर्शिता निभाने में भी व्यापक रूप से प्रभाव डालते हैं। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जब पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने का प्रयत्न किया और लाहौर वार्ता के लिए पाकिस्तान की यात्रा कर रहे थे तो समाचार पत्रों में कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा भारतीयों की हत्या का समाचार पढ़कर बेहद क्षुब्ध हुए थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारना चाहते थे, जब उन्होंने भारत से पाकिस्तान को लेकर बस यात्रा भी शुरू की थी, ठीक है, तब जो समाचार पत्र है उन्होंने क्या किया, कश्मीर के जो आतंकवादी है उनके द्वारा भारतीयों की जो हत्या की गई थी उनके बारे में छापा गया था। ठीक है, और जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं इन्होंने पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के प्रश्न पर जो है जो सरकार है उनको दिशा निर्देश या फिर देने की कोशिश की थी और इस संदर्भ में वहां पर पाकिस्तान में मतलब दूतावास खोलने का परामर्श भी दिया था। भारत ने जब रूस से शस्त्र खरीदने का कार्यक्रम शुरू किया तो भारतीय समाचार पत्र ने परमाणु प्रश्न को भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण बताया। इस तरह स्पष्ट होता है कि भारत की जो विदेश नीति है इसके संचालन के संबंध में जो समाचार पत्र पत्रिका है ये सिर्फ ज्ञान नहीं देते या लोगों को सूचना ही नहीं देते, बल्कि जो हमारी सरकार होती है उसको परामर्श भी देते हैं और इस प्रकार जो है भारत की जो विदेश नीति है उसको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम की बात करेंगे। आज के वैज्ञानिक युग में इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम भारतीय विदेश नीति को व्यापक रूप से प्रभावित करती है। देश की विशाल जनसंख्या, जो भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है वो टेलीविज़न, रेडियो और इंटरनेट का यूज़ तो करती ही है और इनके द्वारा, इन माध्यम के द्वारा देश की जो गतिविधियाँ होती है, क्रियाकलाप होती है, इनका व्यापक रूप से वर्णन और चित्रण किया जाता है। ठीक है, इंटरनेट, टेलीविज़न के द्वारा क्या होता है कि जो सूचनाएं होती है उनको हम सिर्फ सुन ही नहीं सकते बल्कि देख भी सकते हैं। ठीक है, इन चित्रणों और कार्यकलापों को भारत के जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनते हैं, देखते हैं और अपने विचारों से विभिन्न देश की गतिविधियों को भारत के संदर्भ में और अपने जो विचार होते हैं उनको जो विभिन्न देश है, भारत के जो पड़ोसी देश है, उनमें घट रही घटनाओं को देखकर जो है उसकी जो कल्पना है भारत के संदर्भ में लेकर करते हैं और अपना विचार रखते हैं, जिसका प्रभाव जो है विभिन्न चर्चाओं के द्वारा समाज पर पड़ता है। इससे भारतीय समाज में सरकार की विदेश नीति के संबंध में स्थायी विचार उत्पन्न होते हैं। दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद की नीति, इराक में अमेरिकी सैनिक हस्तक्षेप,
अफगानिस्तान में आतंकवाद की समाप्ति के लिए मित्र राष्ट्र और अमेरिका की कार्यवाही का समाचार दूरदर्शन पर देखकर, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जो जो घटनाएं घटी उन चीज़ों को दूरदर्शन पर देखकर जो भारतीय लोग हैं इन्होंने अपने जो विचार है उसको व्यक्त किया और भारत की जो विदेश नीति है इसको प्रभावित किया। इससे स्पष्ट होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है इन्होंने भी विदेश नीति के निर्माण में व्यापक रूप से जो है, मतलब विदेश नीति जो है भारत की इसको प्रभावित करने में व्यापक रूप से जो है प्रभाव डाला। फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सबको पता है हम इग्नू MA पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर की बुक MPSC 1 भारत और विश्व, जिसे इंग्लिश में इंडिया एंड द वर्ल्ड कहते हैं, इस बुक के 5th चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से जाके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। जो हमारा 5वां चैप्टर है जिसका नाम था विदेश नीति के विकास की प्रक्रिया, जिसमें हमने विदेश नीति के विकास में जो राजनीतिक दल है इसकी भूमिका के बारे में पढ़ लिया था, इसका क्या योगदान है इसको देख लिया था। हमने संचार माध्यम देख लिए थे कि संचार माध्यम ने विदेश नीति के विकास में जो है किस प्रकार अपना योगदान दिया है, भूमिका निभाई है। इस पे हमने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम आगे के जो टॉपिक्स बच गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। अब हम सामाजिक परिवेश की बात करेंगे कि विदेश नीति के निर्माण में जो सामाजिक परिवेश होता है वो किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाती है। भारतीय सामाजिक परिवेश में भारत की विदेश नीति के निर्माण और संचालन में व्यापक भूमिका निभाता है। भारत में मुसलमानों की जो आबादी है वो 12% है। भारत के मुस्लिम भारतीय विदेश नीति में जो है व्यापक रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं या भारत की विदेश नीति को जो है प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि भारत ने जब जब इजराइल के साथ संबंध स्थापित करना चाहा तब तब यहाँ के जो भारतीय मुस्लिम हैं इन्होंने इसका विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन के बीच जो है संघर्ष हुआ था, ठीक है, जिस वजह से जो भारतीय मुस्लिम हैं वो इजराइल के साथ भारत के संबंध जो है स्थापित ना करने के पक्ष में हैं, संबंध स्थापित करने का विरोध करते हैं। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं तो पता चलता है कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में आतंकवादियों को समाप्त करना शुरू किया तो क्या हुआ, तो जो भारतीय मुस्लिम हैं उन्होंने ये कोका कोला पीना बंद कर दिया था। तीसरा एग्जाम्पल की बात करें तो जो भारतीय मुस्लिम हैं वो इराक के प्रति जो है बहुत सहानुभूति रखती है। जब अमेरिका ने 2003 में इराक पर आक्रमण किया तो जो भारतीय मुस्लिम थे उन्होंने इसका जो है व्यापक रूप से विरोध प्रदर्शन किया था। चौथा एग्जाम्पल है कि जब भारतीय प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार जो ब्रजेश मिश्र थे इन्होंने अमेरिका के जो यहूदी समुदाय थे इनको संबोधित करते हुए कहा था कि भारत और इजराइल दोनों को मिलकर आतंकवादियों से लड़ना होगा। तो इस समाचार को सुनते ही मुंबई में एक मुस्लिम संगठन है, ठीक है, रज़ा अकादमी, इसने जो है इस बात की आलोचना की थी और कहा था कि जो देश खुद आतंकवादी है वह आतंकवाद को समाप्त करने में क्या हेल्प करेगा। जो इतने सारे एग्जाम्पल है इनसे जो है हमें पता चलता है कि जो सामाजिक परिवेश होता है वो भी किसी देश की विदेश नीति निर्माण में या उसके विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे स्पष्ट होता है कि मुस्लिम देशों से संबंध स्थापित करने में अगर हमें, मतलब भारत को किसी मुस्लिम देश से संबंध स्थापित करना है तो जो भारतीय मुस्लिम हैं उनके विचारों को भी कदर करनी पड़ती है, जिस कारण भारत की जो विदेश नीति है वो व्यापक रूप से प्रभावित होती है। मुस्लिम संप्रदाय के लोग
केवल भारतीय विदेश नीति को ही नहीं बल्कि अमेरिकी विदेश नीतियों को भी व्यापक रूप से जो है प्रभावित करते हैं। वैसे जो मुसलमान के हित के समर्थन की जो परंपरा है ये गांधी जी के समय से ही चली आ रही है। 1919 में महात्मा गांधी ने जब खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था तब से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। 1967 में जब अरब राष्ट्रों ने इजराइल पर हमला किया तो भारत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री MC छागला ने सबसे पहले अरब मुस्लिम राष्ट्रों की जो है निंदा की थी। विदेशी मामलों को देखने से स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों के समर्थन के गाने विदेश नीति के संदर्भ में मुसलमानों के व्यवहार में व्यापक परिवर्तन आया और वे लोग इसी अभियान में सहभागी हो गए, क्योंकि मुंबई में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया बम विस्फोट इसी व्यवहार को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगर हम जो विदेशी मामले हैं अगर उनको हम ध्यान से देखें तो हमको ये पता चलता है कि अगर पाकिस्तानी द्वारा आतंकवाद के समर्थन जो पाकिस्तान है उसमें अगर हम विदेशी जो मामले होते हैं उनको स्पष्ट रूप से देखें तो हमको पता चलता है कि जैसे अगर हम विदेशी जो मामले होते हैं उनको स्पष्ट रूप से देखें तो हमको पता चलता है कि जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आतंकवाद से रिलेटेड या फिर कोई भी निर्णय अगर लिया जाता है तो जो भारत के कुछ समुदाय के लोग होते हैं वो उसका समर्थन करते हैं, उस पर अपना मत जो है व्यक्त करते हैं। ठीक है, और जिसके चलते क्या होता है कि कुछ लोग जो है भारत के कुछ जो हिंदू होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि भारतीय मुसलमानों को हमारे देश में शंका की दृष्टि से देखा जाता है, जो सामाजिक ताने बाने के लिए जो है हानिकारक सिद्ध होता है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो सिर्फ केवल मुस्लिम लोग ही अपने समुदाय के हितों की रक्षा करने को तत्पर नहीं रहते, बल्कि जो तमिल लोग हैं उनकी धारणा भी इस प्रकार है। ठीक है, जैसे हम सबको पता है कि जो भारत के तमिल है वो श्रीलंका में रह रहे हैं, जिस वजह से जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, इसके लिए हम अलग से भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, श्रीलंका के साथ भारत की विदेश नीति पर जो है तमिल लोगों का व्यापक रूप से प्रभाव है। जो भारतीय तमिल है उनका भारत का श्रीलंका के साथ जो विदेशी संबंध है, ठीक है, उस पर व्यापक रूप से प्रभाव है। जब पंजाब आतंकवादियों से पीड़ित था तभी तमिलों ने श्रीलंका के साथ भारत विदेश नीति को व्यापक रूप से प्रभावित किया था, जिस कारण भारत को श्रीलंका के जातीय संघर्ष में अपना अमूल्य समय जो है बर्बाद करने के लिए विवश होना पड़ा। भारत में जहां कुछ समुदाय विदेश नीति में अवरोध उत्पन्न करते हैं तो कुछ ऐसे समुदाय भी हैं जो क्या चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि भारत किसी अन्य देश के साथ जो अपने संबंध है वो सुधारे और अच्छा संबंध जो है स्थापित करे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो भारतीय बौद्ध और जैन संप्रदाय जाति एवं सांप्रदायिक विभेद, जो संप्रदाय और बौद्ध धर्म के जो जैन और बौद्ध धर्म के लोग हैं वो जो जातीय भेदभाव है, ठीक है, सांप्रदायिक जो विभेद है इसको त्याग कर सत्य और अहिंसा के सिद्धांत का अवलंबन करते हुए भारत की विदेश नीति के संदर्भ में जो है बहुत व्यापक रूप से मदद करते हैं। इसी आधार पर भारत दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी भूमिका निभाता है। दक्षिण पूर्व एशिया के देश भारत के प्रति जो है सद्भावना रखते हैं। अपने तीर्थ स्थल बोध गया में आकर सद्भावना का जो है वो लोग प्रदर्शन भी करते हैं तथा इस क्षेत्र में बौद्ध मंदिर के निर्माण में मदद करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय सामाजिक परिवेश विदेश नीति के निर्माण में जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान जो है किस प्रकार निभाती है। अब हम जो है स्वतंत्र सामाजिक संगठन की बात करेंगे। क्या था कि आज़ादी से पहले ही भारत में अनेक स्वतंत्र और गैर सरकारी संगठन का निर्माण जो है हो चुका था और इसका प्रचलन जो है शुरू था, पर स्वतंत्रता के बाद जो है इन संगठन का फैलाव जो है बड़े पैमाने पर होने लगा और इन संगठन ने भारतीय विदेश नीति के निर्धारण और कार्यान्वयन में जो है अपनी भूमिका निभानी स्टार्ट कर दी।
इन संगठन की तुलना हम अमेरिका के एक एकल हित समूह और लोक कार्य समिति से कर सकते हैं। यह समूह जहां एक तरफ किसी भी देश की आंतरिक नीतियों को प्रभावित करती है, वहीं दूसरी तरफ विदेश नीति को भी प्रभावित करती है। जो संगठन होते हैं वो क्या करते हैं, देश की आंतरिक नीतियों के साथ साथ जो विदेशी नीति है उनको भी प्रभावित करते हैं। ये सामाजिक संगठन बहुत ही चेतनशील होते हैं और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण, जो अंतर्राष्ट्रीय सोर्सेज होते हैं, उनसे संपर्क रखते हैं। और ये संगठन जो है क्या करते हैं, ये संगठन भारत को किस देश से कितना ऋण प्राप्त हो रहा है, किस देश के साथ जो है भारत किस प्रकार की विदेश नीति अपना रहा है, इन सारे विषयों की जानकारी रखते हैं। डियागो गार्सिया में जब अमेरिका ने अपना विशाल जहाज़ी बेड़ा को भेजना शुरू किया तो इन संगठन को जानकारी विदेशी अभिकरण से हो गई और इन संगठन ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। क्या होता है, देश में हमारे कुछ ऐसे कुछ संगठन होते हैं जो हमारी आंतरिक नीतियों के साथ साथ विदेशी नीतियों से रिलेटेड जो मामले होते हैं उनके बारे में जानकारी रखते हैं। इन संगठनों का जो है बहुत सारा ब्रांच होता है, बहुत सारे ऐसे सूत्र होते हैं विदेशों में जिनसे जो है सारी चीज़ों की जानकारी इनको आम जनता से पहले ही लग जाता है, और जैसे ही इनको पता लग जाता है वो इस चीज़ पर जो है अपना रिएक्शन देते हैं। ठीक है। उन विराम आंतरिक क्षेत्रों में उत्तरांचल में चिपको आंदोलन, दक्षिण में विश्व बैंक पोषित नर्मदा परियोजना का विरोध करना विभिन्न संगठन ने शुरू किया था। जैसे विश्व बैंक ने जब नर्मदा परियोजना के लिए जो है पैसे देने स्टार्ट किए थे या अपना इंटरेस्ट दिखाया था, तब उन सामाजिक संगठन ने इसका जो है विरोध करना स्टार्ट कर दिया था। इससे जो है भारत की विदेश नीति प्रभावित हुई थी। ये संगठन आंतरिक विषय पर इतने चिंतनशील है कि इन्हें सभी विषय की जानकारी बहुत पहले से ही मिल जाती है। जिन बातों की जो जानकारी है वो सामान्य जनता को नहीं होती। इन्हीं संगठन में पर्यावरण से जुड़ा एक संगठन है साइंस एंड एनवायरनमेंट नामक संगठन। ये एक स्वयंसेवी संगठन है। इसका संबंध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से जुड़ा है। इस प्रकार का एक संगठन मानव अधिकार से भी संबंधित है। मानव अधिकार के संबंध में बाह्य तथा आंतरिक क्षेत्र में ये भूमिका निभाता है। भारत में विदेश कंपनी जब पर्यावरण को प्रदूषित करना शुरू करती है तो ये संगठन जो है उनके विरुद्ध आंदोलन शुरू कर देता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत के जल स्रोत पर अपना नियंत्रण करने के लिए पांव पसार रहे हैं। तो ये जो संगठन होते हैं ये अपने विभिन्न प्रकार के लेख और निबंध द्वारा जो है जनमत का निर्माण करते हैं और भारतीय जनता को इसकी जो है जानकारी देते हैं और इसके विरोध में जो है अभियान छेड़ने की कोशिश करते हैं या अभियान चला देते हैं। भारत में कुछ ऐसे संगठन भी है जो विभिन्न देशों के साथ मधुर संबंध बनाने के लिए भी कोशिश करते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं तो भारत सोवियत रूस मैत्री संगठन। इस संगठन ने भारत और सोवियत रूस के बीच संबंधों को मधुर बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। भारत और पाकिस्तान के बीच मित्रता में वृद्धि करने के लिए भारत पाकिस्तान मित्रता संगठन ने महत्वपूर्ण काम किया। इसी तरह भारत अरब मित्रता संगठन, भारत इजराइल मित्रता संगठन आदि संगठन ने भी अपना योगदान दिया है। ये जो संगठन है इन्होंने भारत के साथ जो है अपनी मतलब इन देशों के साथ भारत का अच्छा संबंध स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन संगठनों का काम भारत और विभिन्न देशों के बीच मित्रता और सहयोग को स्थापित करना है। इस तरह स्पष्ट होता है कि भारतीय विदेश नीति के निर्माण, कार्यान्वयन और संचालन में इन स्वयंसेवी संगठनों का जो है व्यापक और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अब हम जो है व्यापारी वर्ग का बात करेंगे कि विदेश नीति के विकास की प्रक्रिया में जो ये व्यापारिक वर्ग है इनका क्या प्रभाव होता है। भारत के व्यापारिक वर्ग के अंतर्गत कुछ ऐसे संगठन भी है जो भारत की विदेश नीति में रुचि लेते हैं और विभिन्न संचार माध्यम से विदेश नीति के तत्वों को जो है वो क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इन लोगों की गतिविधि के द्वारा भी भारत की जो विदेश नीति है वो प्रभावित होते हैं।
जो व्यापारी वर्ग होते हैं ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि भारत का विभिन्न देशों के साथ अच्छा संबंध रहे ताकि जो व्यापार है वो अच्छे से और शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। यही कारण है कि जो भारत के व्यापारी वर्ग है वो भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल और भारत श्रीलंका के बीच, मतलब जो पड़ोसी देश है उनके बीच जो है अच्छे संबंध की अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि संबंध अच्छे होंगे तो व्यापार भी अच्छा ही होगा। भारतीय वाणिज्यिक और व्यापार मंडल संघ फिक्की सरकार से व्यापार और वाणिज्य संबंधी विचार पर जो है, जो फिक्की है या फिर जो व्यापारिक संघ होते हैं वो व्यापार और वाणिज्य संबंधी विषय पर सरकार से जो है विचार विमर्श करता है। ये संघ विभिन्न देशों के साथ व्यापार करने को जो है कोशिश करते रहते हैं। जो व्यापारी संगठन होते हैं वो अलग अलग देशों के साथ जो है व्यापार करना चाहते हैं। इसके लिए जो है उस देश के साथ अच्छा, मतलब मधुर संबंध जो है बनाने के लिए सरकार पर जो है प्रभाव डालते रहते हैं। भारत का व्यापारी वर्ग सभी राजनीतिक दलों से जो है अपना मधुर संबंध रखता है और सभी दलों को चुनाव के टाइम पर जो है यथोचित चंदा भी देता है। अगर कोई दल चुनाव के समय किसी व्यापारिक संगठन या संगठन से अधिक चंदा ले लेता है और सत्तारूढ़ दल को जो है चंदा नहीं देता, तो सत्तारूढ़ दल क्या करती है, उस व्यापारी संगठन से जो है अपने संबंध खराब कर लेती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो 1960 के दशक में जब व्यापारियों ने स्वतंत्र पार्टी को बहुत अधिक चंदा दे दिया तो श्रीमती इंदिरा गांधी को जो है इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा लगा और उन्होंने व्यापारियों से चंदा लेने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। इसके कारण बहुत से जो दल हैं उनको आर्थिक जो है हानि उठानी पड़ी थी, उनकी जो आर्थिक हालत है वो बहुत ख़राब हो गई थी। भारत में व्यापारी वर्ग स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही चंदा देते आ रहे हैं और ये कार्य राजनीतिक तौर पर सदियों से चलता आ रहा है। आधुनिक युग में भारत ने आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण की नीति अपनाई है, जिसके कारण व्यापारी वर्ग व्यापक रूप से उत्सुक होकर राजनीति में अपनी पैठ बना रहे हैं और राजनीतिक दलों के साथ जो है अपना मधुर संबंध स्थापित कर रहे हैं। नरसिम्हा राव जब 1995 में अमेरिका की यात्रा पर गए थे तो उनके साथ व्यापारियों का एक बहुत बड़ा समूह भी गया था। ठीक है, जो व्यापारी वर्ग थे उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ जो है अच्छे रिलेशन बना लिए थे और वे अमेरिका के साथ व्यापार वृद्धि के लिए विशेष प्रतिनिधि थे। इसीलिए उन्होंने अमेरिकी यात्रा के दौरान व्यापारियों, जो नरसिम्हा राव थे, उन्होंने जो है अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान जो व्यापारी थे उनकी इच्छाओं की कदर की और आर्थिक क्षेत्रों में जो है इन व्यापारियों ने अपनी अभिरुचि भी दिखाई थी। ठीक है, क्योंकि उनके साथ अमेरिका भारत व्यापार वृद्धि के लिए भारतीय व्यापारियों का एक दल भी था। जो नरसिम्हा राव थे उन्होंने जो है इस चीज़ में मतलब इंटरेस्ट दिखाया था। ठीक है, उन्होंने जो है व्यापार की भी बात की थी, अमेरिका के व्यापारियों से भारत के साथ व्यापार की भी बात की थी। ठीक है, क्योंकि जो भारत के व्यापारी वर्ग थे वो भी भारत के प्रधानमंत्री के साथ जो है अमेरिका गए थे व्यापार के पर्पस से। इसीलिए उनका जो नरसिम्हा राव जी थे उनका पहला उद्देश्य अमेरिका के साथ भारतीय व्यापार में वृद्धि करना और दूसरी प्राथमिकता थी अमेरिका के संसद अथवा विधान पालिका को संबोधित कर सीनेट के सदस्यों को भारत की ओर आकर्षित करना तथा तीसरा उद्देश्य था क्लिंटन से मिलकर भारत अमेरिका के बीच के संबंध को अधिक मजबूत और मित्रतापूर्ण बनाना। नरसिम्हा राव भारत अमेरिका व्यापार को बहुत ज़्यादा मजबूत करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने न्यूयॉर्क और टेक्सास के व्यापारियों को संबोधित करते हुए भारत में अधिक मात्रा में पूंजी निवेश करने का आग्रह किया था। बहुत से अमेरिकी कंपनियों को भारत में व्यापार करने का उन्होंने निमंत्रण भी दिया था, जिस कारण कोका कोला और फूड आदि कंपनियों ने भारत में वाणिज्यिक व्यवसाय करना भी शुरू कर दिया था। आधुनिक युग में वैश्वीकरण के कारण विश्व समस्या तो सामान्यतया सरकार के द्वारा निष्पादित की जाती है। विश्व में जो समस्या होती है उसके बारे में तो सरकार द्वारा सोचा ही जाता है, पर ये व्यावहारिक रूप से देखा जाता है कि 1995 से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन और समस्याओं में भारत के जो व्यापारी वर्ग है
उनकी भी दिलचस्पी जो है बढ़ने लगी है, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन ने जो व्यापारी वर्ग है उनका जो है व्यापार में रुचि को बढ़ाया है। वैसे व्यापार में कुछ नियम भी है, कुछ कायदे कानून हैं जो बाधा डालते हैं, जैसे 14 वर्ष के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता, पटाखा, कंबल और कालीन उद्योग से जो है उन्हें अलग रखना चाहिए, उनका शोषण नहीं करना चाहिए। ये सारी कुछ रुकावटें हैं, पर नैतिकता की दृष्टि से ये सब कुछ जो है मतलब इनका पालन किया जाना चाहिए। नैतिकता के आधार पर जो है ये चीज़ें अच्छी है। ठीक है, स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं करना चाहिए, शोषण नहीं करना चाहिए, काम जो छोटे उम्र के बच्चे होते हैं खतरनाक उद्योगों में इनसे काम नहीं कराना चाहिए। ठीक है, ये कुछ नैतिक नियम हैं जिनका पालन करके जो है व्यापारी वर्ग जो है अपना महत्वपूर्ण जो योगदान है व्यापार के क्षेत्र में वो देते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। वहाँ आधुनिक युग में वैश्वीकरण के कारण विश्व समस्या तो सामान्यतया सरकार के द्वारा निष्पादित की जाती है। विश्व में जो समस्या होती है उसके बारे में तो सरकार द्वारा सोचा ही जाता है, पर ये व्यावहारिक रूप से देखा जाता है कि 1995 से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन और समस्याओं में भारत के जो व्यापारी वर्ग है उनकी भी दिलचस्पी जो है बढ़ने लगी है, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन ने जो व्यापारी वर्ग है उनका जो है व्यापार में रुचि को बढ़ाया है। वैसे व्यापार में कुछ नियम भी है, कुछ कायदे कानून हैं जो बाधा डालते हैं, जैसे 14 वर्ष के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता, पटाखा, कंबल और कालीन उद्योग से जो है उन्हें अलग रखना चाहिए, उनका शोषण नहीं करना चाहिए। ये सारी कुछ रुकावटें हैं, पर नैतिकता की दृष्टि से ये सब कुछ जो है मतलब इनका पालन किया जाना चाहिए। नैतिकता के आधार पर जो है ये चीज़ें अच्छी है। ठीक है, स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं करना चाहिए, शोषण नहीं करना चाहिए, काम जो छोटे उम्र के बच्चे होते हैं खतरनाक उद्योगों में इनसे काम नहीं कराना चाहिए। ठीक है, ये कुछ नैतिक नियम हैं जिनका पालन करके जो है व्यापारी वर्ग जो है अपना महत्वपूर्ण जो योगदान है व्यापार के क्षेत्र में वो देते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। अब हम प्रवासी समूह की भूमिका के बारे में बात करेंगे। भारत के लोग विश्व के विभिन्न देशों में 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही रह रहे हैं। जो भारत के लोग हैं वो काफ़ी टाइम से विश्व के अनेक अलग अलग देशों में जो है रह रहे हैं और काम के चलते जो है वो वहाँ पे जो है काम करने गए हैं, जिस वजह से उनको वहाँ पे रहना पड़ता है। मजदूरी से लेकर विश्व स्तर पर मतलब छोटे से छोटे काम से लेके बड़े से बड़े ऊंचे पद तक के क्षेत्र में जो है हमारे जो भारतीय हैं वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, विश्व के विभिन्न देशों में लगभग 5 करोड़ से अधिक भारतीय जो है निवास करते हैं। कुछ लोगों को ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो है काम के सिलसिले में जो है उनको वहाँ पर ले जाया गया था। ठीक है, ये लोग जो है क्या करते हैं कि विश्व के विभिन्न देशों में रहते हैं और ले जाया गया था, पर स्वतंत्रता के बाद क्योंकि उनका कारोबार वहीं पे स्थापित हो चुका था तो उन्होंने जो है वहाँ पे ही रहना पसंद किया। ठीक है, वहाँ पे ही व्यापार करना पसंद किया। ये लोग जो है विश्व के भिन्न भिन्न देशों में रहते हैं, पर भारत के साथ इनकी जो भावनात्मक एकता है ये जुड़ी हुई है, जिस कारण ये लोग भारत को विश्व स्तर पर शक्ति संपन्न देश के रूप में देखना चाहते हैं। इससे उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान का भी प्रश्न जुड़ा होता है। विदेशी भारतीय जिनको हम NRI भी बोलते हैं, ठीक है, भारतीय संस्कृति, सभ्यता, धर्म को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि भारत के साथ उनका भावनात्मक संबंध होता है। भारत के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल 1997 में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर गए थे, तो उनसे जो है उनके सामने ये क्वेश्चन व्यापक रूप से उपस्थित हुआ। उनसे विदेशी भारतीय ने आर्थिक क्षेत्र में निवेश करने के लिए उदारीकरण की नीति की मांग की, जिसके कारण जो है भारत को इस दिशा में अपना रवैया जो है बदलना पड़ा था। प्रवासी भारतीयों को सम्मानित करने के लिए 2002 में डॉक्टर लक्ष्मी मल सिंघवी की अध्यक्षता में जो है एक समिति की गठन की गई थी। ये समिति हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय
ये दिवस मनाती है तथा प्रवासी भारतीयों को सम्मानित करती है। भारत सरकार की प्रेरणा से विभिन्न देश में बसे हुए प्रवासी भारत में संगठित होते हैं और भारत की विदेश नीति पर जो है अपना प्रभाव डालते हैं। अब हम भारत के जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनका विदेश नीति के विकास में जो है क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखेंगे। तो ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है ये समय समय पर अपने निबंधों, अपने लेखों द्वारा क्या करते हैं, विदेश नीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ये समूह केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न देशों में संगठित है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो अमेरिका में रैंड कॉरपोरेशन, अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट, ब्रुकिंस इंस्टीट्यूट, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च आदि ये संगठन समय समय पर सभा, गोष्ठी और सेमिनार के द्वारा भारत की जो विदेश नीति होती है इसके पक्ष विपक्ष में जो है प्रकाश डालते रहते हैं। ठीक है, अब हम निष्कर्ष में देखें इस पूरे चैप्टर के तो हमको पता चलता है कि जो विदेश नीति है इसके निर्माण में विभिन्न संगठन, समूह और सभा का व्यापक प्रभाव पड़ता है। भारत में राजनीतिक दल, दबाव समूह, व्यापारिक वर्ग, मीडिया, बुद्धिजीवी वर्ग, विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठन और अन्य संगठन भी भारत की जो विदेश नीति है इसको प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत का बुद्धिजीवी वर्ग और विदेश नीति में संगठित बुद्धिजीवी वर्गों का समूह विदेश नीति को जो है व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो चैप्टर है ये यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई है। कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस लेक्चर की जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जो है इसका PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।